हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण 3 वेलोसिटी। मेरा नाम है करण सक्सेना। इस वीडियो में हम रिवर्स फ्लैश की ओरिजिन स्टोरी को जानने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डार्क और ख़तरनाक होने वाली है। और रिवर्स फ्लैश आखिर में फ्लैश का इतना बड़ा विलन कैसे बन गया और वो फ्लैश से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करता है, हम ये भी जानेंगे। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ, ये वीडियो हमारी फ्लैश पॉइंट कॉमिक सीरीज से कनेक्ट होने वाली है। मतलब आगे रोड टू फ्लैश पॉइंट के 3 पार्ट्स और आने वाले हैं, जो कि और भी ज़्यादा ऑसम है। इसके बाद मैं फ्लैश पॉइंट कॉमिक्स को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप फ्लैश पॉइंट स्टोरी को अच्छे से समझ पाएं। खैर, इस पार्ट में हम मेनली रिवर्स फ्लैश की स्टोरी को देखने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खैर, एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। रिवर्स फ्लैश रोड टू फ्लैश पॉइंट पार्ट 1। हमारी कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं 21वीं सदी में, जब बैरी एलन अपनी लैब में कुछ काम कर रहा होता है, तब उसके साथ एक एक्सीडेंट होता है। उसके ऊपर एक चमकती हुई बहुत तेज़ी से लाइटनिंग गिरती है। ये लाइटनिंग नेचुरल होती है और इस लाइटनिंग का कनेक्शन स्पीड फोर्स से होता है। तो इसी वजह से बैरी एलन को एक यूनिक पावर मिलती है कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड से भाग सकता है और वो टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। वो बहुत ज़्यादा सुपरफास्ट हो गया है। और आगे चलकर बैरी एलन एक सुपर हीरो बनता है, जिसे हम डीसी यूनिवर्स में फ्लैश के नाम से जानते हैं। पर वहीं दूसरी ओर 25वीं सदी में एडवर्ड थॉर्न नाम के बंदे के साथ ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं होता। उसकी खुद की बनाई हुई मशीन से उसे करंट लग जाता है और एडवर्ड थॉर्न को फ्लैश के ही जैसी पावर्स मिल जाती हैं। और इसके पास नेगेटिव स्पीड फोर्स का एक्सेस होता है, जो कि नेचुरल स्पीड फोर्स से पावर्स को चुराता है। एडवर्ड थॉर्न को डीसी यूनिवर्स में रिवर्स फ्लैश के नाम से जाना जाता है, और यह हमेशा फ्लैश के पीछे पड़ा रहता है। ये बंदा रिवर्स फ्लैश का डाई हार्ड विलन है। रिवर्स फ्लैश से इतनी ज़्यादा नफरत करता है कि इस बंदे ने टाइम में पीछे जाकर फ्लैश की मॉम को मार दिया है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि असल में ये बंदा इतना ज़्यादा हरामखोर क्यों है। मतलब इस कॉमिक में रिवर्स फ्लैश हमें अपनी ओरिजिन स्टोरी बता रहा है। इसके बाद हम एडवर्ड थॉर्न की लाइफ को देखते हैं कि उसका बचपन कैसा है और उसकी जवानी कैसे बीती। जब 21वीं सदी में फ्लैश को पावर्स मिली थी, इसके बाद से फ्यूचर बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। तो 25वीं सदी में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। इस सदी में टाइम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। सभी काम सटीक टाइम से होता है। और यहाँ इस 25वीं सदी में 21वीं सदी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। और फ्लैश इस 25वीं सदी का सबसे बेस्ट सुपर हीरो है। इस सदी में सभी लोग अपना काम एक सेट टाइम से करते हैं, और इस सदी में वर्कर्स के लिए कंपनीज द्वारा सेट किया हुए टाइम पर कोई सवाल भी नहीं उठाता। इस सदी में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस है कि एडवर्ड थॉर्न के पैदा होने से पहले ही उसके डीएनए में बदलाव कर दिया गया था। मतलब कि थॉर्न के बाल किस कलर के होंगे, उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी आंखें किस कलर की होंगी, यहाँ तक कि उसके दिमाग का IQ भी 167 पर सेट कर दिया गया। यहाँ हम देखते हैं एडवर्ड के बचपन को। जब वो छोटा बच्चा रहता है, उसके मॉम डैड कंप्यूटर में काम करने में लगे हुए होते हैं। तभी अचानक से एडवर्ड का एक खिलौना टूट जाता है और वो रोने लगता है, पर उसकी मॉम उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। तभी यहाँ हम अंधेरे में एक आदमी को देखते हैं, शैडो में। और वो शैडो छोटे एडवर्ड से कहती है, मेरा नाम है एडवर्ड थॉर्न और मैं हूँ फ्यूचर फ्लैश। मुझे फ्यूचर बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब एडवर्ड थॉर्न एकेडमी में आ चुका है। उसके एकेडमी में अचीवमेंट बहुत ज़्यादा हैं, और थॉर्न पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा अच्छा भी है। इसके बावजूद उसे एक छोटा भाई मिलता है, जिसका नाम होता है रिवॉर्न। उसके पेरेंट्स रिवॉर्न को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वहीं एडवर्ड थॉर्न पर ध्यान तक नहीं देते। साथ ही एडवर्ड थॉर्न का छोटा भाई उसे बहुत ज़्यादा परेशान भी करता रहता है। एडवर्ड के क्लासमेट्स एडवर्ड का मजाक उड़ाते रहते हैं उसके छोटे भाई को लेकर, क्योंकि एडवर्ड को हमेशा अपने छोटे भाई का ध्यान रखना होता है, और वो अपने छोटे भाई को अपने स्कूल में भी लेकर आता है, जिससे एडवर्ड थॉर्न की पढ़ाई लिखाई पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जबकि वहीं एडवर्ड थॉर्न के बाकी के क्लासमेट पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे निकल चुके हैं। इसके बाद जब एडवर्ड थॉर्न ऑनलाइन क्लास ले रहा होता है, तब उसकी मॉम यहाँ पहुँचती हैं। एडवर्ड थॉर्न अपनी मॉम को देखकर इरिटेट होकर कहता है, मॉम मैं अभी अपनी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। उसकी मॉम कहती हैं, तुम्हारी क्लास कुछ देर में ख़त्म हो जाएगी, लगभग 3:14 पर। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। इसके बाद तुम और तुम्हारा भाई 3:21 पर एक प्रोफेसर से मिलना, तुम्हारी साइकोलॉजी को लेकर।
हमें तुम्हारी इमेजिनेशन क्षमता को जानना है। एओबार्ड थोड़े से गुस्से में कहता है, ठीक है मॉम। इसके बाद एओबार्ड थॉर्न गुस्से में आकर अपने भाई को उठाकर एक चेयर पर बिठा देता है और एओबार्ड कहता है, तुम्हारी वजह से मेरे 47 सेकंड बर्बाद हो गए। मेरी बात को ध्यान से सुनना रिवॉन, मुझे अब परेशान मत करना बिल्कुल भी। तभी अचानक से रिवॉन जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, मुझे मेरा खिलौना चाहिए। खैर यहाँ रिवर्स फ्लैश हमें बताता है कि मेरा छोटा भाई हमेशा मुझे ऐसे ही परेशान करता रहता है। वो एक बच्चे की तरह नहीं रोता, वो ऐसे रोता है जैसे वो मुझ पर चिल्ला रहा हो। यहाँ पर रिवॉन रोते हुए एओबार्ड थॉर्न से कहता है, मुझे अपना खिलौना चाहिए। एओबार्ड अपने छोटे भाई को समझाते हुए कहता है, तुम्हारे पास पहले से ही एक खिलौना है। रिवॉन फिर से रोते हुए कहता है, नहीं मुझे एक और चाहिए। इतना सुनने के बाद एओबार्ड चिल्लाते हुए अपने छोटे भाई से कहता है, शांत हो जाओ नहीं तो मैं। तभी होता ही है, एओबार्ड को अपने डैड की आवाज़ सुनाई देती है और उसके डैड कहते हैं, एओबार्ड थॉर्न तुम एक डिसअपॉइंटमेंट हो, तुमसे एक भी काम नहीं होता, तुम एक बच्चे को भी नहीं संभाल पा रहे, तुमने मेरा बहुत टाइम बर्बाद कर दिया। यहाँ पर रिवर्स फ्लैश हमसे कहता है, मैं कभी भी एक डिसअपॉइंटमेंट नहीं बनना चाहता था। मैंने अपनी पूरी लाइफ एक ऐसे काम में लगा दी, एक ऐसे रहस्य को ढूंढने में लगा दी जो कि हमारे वर्ल्ड की सबसे कीमती चीज़ है, टाइम। पर मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका है क्योंकि मुझे अपने छोटे भाई का ख्याल रखना पड़ता है और इसी वजह से मेरे एकेडमी में सालों बर्बाद हो गए। बाद में मैंने फ्लैश म्यूजियम में जॉब के लिए अप्लाई भी किया था, स्पीड फोर्स की रिसर्च करने के लिए, क्योंकि स्पीड फोर्स पे रिसर्च फ्लैश म्यूजियम से बाहर नहीं कर सकते। पर मुझे फ्लैश म्यूजियम द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया और मुझे फ्लैश म्यूजियम में कोई भी जॉब नहीं मिली। पर इसके बाद एओबार्ड थॉर्न खुद से ही स्पीड फोर्स पर रिसर्च करने लगता है, जबकि स्पीड फोर्स पर रिसर्च करना इलीगल है। अब तक एओबार्ड थॉर्न एक बेरोजगार था, वहीं उसके छोटे भाई को फ्लैश म्यूजियम में जॉब मिल चुकी है एक ऑफिसर के रूप में। तो एओबार्ड का भाई रिवॉन यहाँ पहुँचता है। वो एओबार्ड थॉर्न को बताता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम स्पीड फोर्स पर रिसर्च नहीं कर सकते, मैं तुम्हें अरेस्ट करने आया हूँ। मेरी स्क्वाड यहाँ पहुँचे उससे पहले तुम मेरे साथ चलो। एओबार्ड इरिटेट होकर चिल्लाते हुए कहता है, तुमने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, तुम्हारी वजह से मैं कोई भी रिसर्च नहीं कर पाया, तुमने मेरा टाइम मुझसे छीन लिया। इसके बाद रिवॉन एओबार्ड को अरेस्ट करने लगता है उसकी रिसर्च को लेकर, क्योंकि वो स्पीड फोर्स पर रिसर्च कर रहा था। तभी अचानक से होता ही है, यहाँ फ्यूचर से रिवर्स फ्लैश पहुँचता है और वो अपने भाई रिवॉन को दबोच लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरी टाइमलाइन में से एओबार्ड थॉर्न का छोटा भाई गायब हो चुका है, जैसे कि वो इस टाइमलाइन में था ही नहीं। मतलब एओबार्ड थॉर्न की लाइफ से उसका छोटा भाई गायब हो चुका है, जो कि ये सब रिवर्स फ्लैश ने किया है और हमें पता है एओबार्ड थॉर्न ही फ्यूचर में रिवर्स फ्लैश है। अब एओबार्ड थॉर्न की लाइफ में उसका भाई बिल्कुल भी नहीं है और अब इस टाइमलाइन में उसने अच्छे से पढ़ाई लिखाई की है, उसे अपने भाई की कोई भी चिंता नहीं थी और उसने बहुत सारी रिसर्च भी की होगी। रिवर्स फ्लैश हमसे कहता है, तो अब मैं इस घर में अकेला बच्चा हूँ और अब मेरे पास बहुत सारा टाइम है। मैंने अपनी पूरी लाइफ पढ़ाई करने में गुजार दी और अब मैं फ्लैश म्यूजियम में साइंटिफिक रिसर्च करता हूँ। फ्लैश म्यूजियम एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर स्पीड फोर्स पर या एक ऐसे एनर्जी सोर्स पर रिसर्च की जाती है जिससे अनलिमिटेड पावर्स मिल सकती है और जिससे पूरी एक जनरेशन स्पीडस्टर बन चुकी थी। उनमें सबसे फेमस था बैरी एलन। और फिर एक दिन इस दुनिया में कोई भी फ्लैश नहीं बचा और पूरे वर्ल्ड में अंधेरा आ गया और इसके बाद मुझे फ्लैश म्यूजियम का अनलिमिटेड एक्सेस मिल गया। इसके बाद फ्लैश म्यूजियम में हम देखते हैं कि प्रोफेसर ड्रैक अनाउंस करते हैं कि उन्होंने एक मशीन बनाई है जिसे फ्लैश कॉस्मिक ट्रेडमिल कहता था और इसी मशीन से फ्लैश ने बाकी के लोगों को स्पीड दी थी, मतलब फ्लैश की पावर्स दी थी। ये सुनने के बाद थॉर्न प्रोफेसर ड्रैक से कहता है कि तुम्हें अपनी रिसर्च को शेयर करना चाहिए, पर यहाँ पर प्रोफेसर एओबार्ड को अपनी रिसर्च बिल्कुल भी नहीं बताते। यहाँ पर थॉर्न प्रोफेसर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम क्या जानते हो स्पीड फोर्स के बारे में, मुझे बताओ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर रिवर्स फ्लैश पहुँचता है और वो टाइमलाइन से उस प्रोफेसर को ही गायब कर देता है, जैसे कि वो प्रोफेसर कभी था ही नहीं। अब थॉर्न फ्लैश म्यूजियम का प्रोफेसर बन गया है क्योंकि फ्लैश म्यूजियम में प्रोफेसर की एक जॉब खाली थी और अब एओबार्ड थॉर्न स्पीड फोर्स के बारे में सबसे ज़्यादा जानता है और अब सभी लोग उसे प्रोफेसर जूम के नाम से जानते हैं। इसके बाद एओबार्ड पूरी मेहनत से स्पीड फोर्स पर रिसर्च करता है, पर वो कभी भी स्पीड फोर्स को एक्सेस नहीं कर पाता। पर फिर भी एओबार्ड थॉर्न अपनी रिसर्च को जारी रखता है और इसी उम्मीद में कि वो कभी ना कभी कामयाब होगा स्पीड फोर्स को पाने में।
खैर कुछ सालों के बाद पूरी दुनिया को लगने लगता है कि स्पीड फोर्स जैसी कोई चीज है ही नहीं, ना ही कोई फ्लैश है और ये सब चीजें एक झूठ हैं। खैर एक दिन थॉन के पेरेंट्स उससे कहते हैं हमें तुम्हारी चिंता हो रही है थॉन। बाहर सभी लोग कह रहे हैं कि फ्लैश एक झूठ है, एक कल्पना है, स्पीड फोर्स जैसी कोई भी चीज नहीं है। अपने पेरेंट्स से ये सुनने के बाद भी थॉन अपनी रिसर्च जारी रखता है। कुछ दिन बाद थॉन के पेरेंट्स काउंसलर को ले आते हैं जिससे कि वो थॉन के पागलपन को दूर कर सकें। ये देखकर एडवर्ड थॉन गुस्से में आ जाता है और हम यहाँ पर एक रेड लाइटनिंग देखते हैं और इसके बाद आप समझ ही गए होंगे कि क्या हुआ होगा। इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर थॉन को बताता है कि प्रोफेसर थॉन आज सुबह आपके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया है और वो मारे गए और उनके साथ एक काउंसलर भी था। यहाँ रिवर्स फ्लैश हमें बताता है कि मेरे पेरेंट्स भी मुझे स्पीड फोर्स को पाने से नहीं रोक सकते। कुछ सालों तक लगातार रिसर्च करने के बाद थॉन को रियलाइज होता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार है, कि वो ऐसी चीज के पीछे भाग रहा है जिसे वो कभी नहीं पा सकता। इसके बाद एडवर्ड थॉन से एक लड़की मिलने आती है जो कि सेंट्रल सिटी में एक रिपोर्टर है और इसका नाम है रोज। रिपोर्टर रोज एडवर्ड को एक साइंस इंटरव्यू के लिए इनवाइट करती है। खैर यहाँ पर थॉन को इस रिपोर्टर रोज पर क्रश आ जाता है और वो इसके प्यार में पड़ जाता है। इसके बाद थॉन इंटरव्यू के लिए रिपोर्टर रोज से मिलने जाता है, पर थॉन देखता है कि वो लड़की एक लड़के के साथ में है जो कि वो लड़का उसका फियांसे है। तभी यहाँ हम एक रेड लाइटनिंग देखते हैं और रोज के साथ जो लड़का होता है वो यहाँ से गायब हो जाता है, मतलब कि रिवर्स फ्लैश ने उसे यहाँ से गायब कर दिया है। इसके बाद रिपोर्टर रोज एडवर्ड थॉन का इंटरव्यू लेती है। कुछ देर बाद थॉन रोज से डेट के लिए पूछता है कि तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगी। ये सुनकर रोज एडवर्ड थॉन से साफ मना कर देती है क्योंकि उसका फियांसे या बॉयफ्रेंड कहीं गायब हो गया है और उसे भरोसा है कि वो वापस जरूर आएगा। तभी होता ही है कि रिवर्स फ्लैश रोज के फियांसे या उसके बॉयफ्रेंड को इस टाइमलाइन से ही गायब कर देता है, मतलब कि वो इस टाइमलाइन में कभी था ही नहीं। इसके बाद रोज थॉन के साथ डिनर के लिए जाने को तैयार हो जाती है, पर अभी भी रोज थॉन के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। ऐसा सुनने के बाद एडवर्ड थॉन जबरदस्ती रोज को किस कर देता है। इसके बाद रोज गुस्से में आकर कहती है मुझसे दूर हो जाओ, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ रिवर्स फ्लैश पहुँचता है और वो रोज को बहुत तेजी से वाइब्रेट कर देता है और इसी वजह से रोज पूरी तरह से पागल हो जाती है और हम रोज को एक मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं। और यहाँ हमें डॉक्टर्स के द्वारा पता चलता है कि रोज जब 5 साल की थी तब से उसने एक शब्द भी नहीं बोला है, मतलब कि रिवर्स फ्लैश ने उसका पूरा पास्ट ही बदल दिया है और जब रोज 5 साल की थी तब से वो गूंगी और पागल है। और वहीं एडवर्ड थॉन को कभी किसी से प्यार हुआ ही नहीं। इसके बाद एक दिन जब एडवर्ड कहीं जा रहा होता है तब यहाँ एक शिप आकर गिरती है। एडवर्ड थॉन उस शिप को जैसे ही खोलता है उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। एडवर्ड थॉन उठने के बाद उस शिप को खोलता है और वो एक रेड यूनिफॉर्म को देखता है जो कि फ्लैश की यूनिफॉर्म होती है जो कि 21वीं सदी की है। खैर यहाँ एडवर्ड थॉन को नहीं पता होता कि आखिरकार ये शिप किसने भेजी है और ये शिप एक टाइम कैप्सूल होती है। और एडवर्ड थॉन को फ्लैश की यूनिफॉर्म मिलने के बाद एडवर्ड थॉन एक मशीन बनाता है और एक एक्सपेरिमेंट करता है फ्लैश की यूनिफॉर्म पर, क्योंकि फ्लैश की यूनिफॉर्म स्पीड फोर्स से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और शायद इस यूनिफॉर्म की मदद से स्पीड फोर्स को ढूंढा जा सकता है। मशीन में जब करंट दौड़ता है तब एडवर्ड थॉन पर उस मशीन से रेड कलर की एक लाइटनिंग गिरती है और एडवर्ड थॉन को बहुत देर तक करंट लगता रहता है और इस करंट की लाइटनिंग की कलर रेड कलर की होती है। कुछ देर के बाद एडवर्ड थॉन के पास पावर्स आ जाती हैं बिल्कुल फ्लैश की तरह, पर वो पावर्स नेगेटिव स्पीड फोर्स की होती हैं जो कि आर्टिफिशियल हैं और ये पावर्स स्पीड फोर्स से चुराई हुई होती हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि एडवर्ड थॉन अब इस 25वीं सदी का फ्लैश है। अब वो फ्लैश की तरह ही लोगों की जान बचाता है और वो एक बिल्डिंग से गिरती हुई लड़की की जान भी बचाता है। खैर ये थी एडवर्ड थॉन की फ्लैश बनने की स्टोरी और एडवर्ड थॉन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश भी है। पर एक दिन होता यह है कि बैरी एलन सभी टाइमलाइन की गड़बड़ी को ठीक कर देता है और रिवर्स फ्लैश के सभी किए हुए कांड फ्लैश ठीक कर देता है। बैरी एलन फ्लैश एडवर्ड के फ्लैश बनने के सपने को तोड़ देता है और अब एडवर्ड थॉन इस सदी का फ्लैश नहीं है। इसके बाद एडवर्ड थॉन फ्लैश से बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और अपनी चिड़न के कारण एडवर्ड थॉन अपना नाम रिवर्स फ्लैश रख लेता है और वो फ्लैश से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। और इस दिन के बाद से रिवर्स फ्लैश बैरी एलन के पीछे ही पड़ जाता है। रिवर्स फ्लैश बैरी एलन को बहुत मारने की कोशिश करता है, वो टाइम में पीछे भी जाता है, पर बैरी एलन स्पीड फोर्स की मदद से हमेशा वापस आ जाता है। इसके बाद रिवर्स फ्लैश जान जाता है कि वो फ्लैश को नहीं मार सकता। वो जानबूझकर टाइम में पीछे जाकर बैरी एलन की मॉम को मार देता है
और यहीं पर रोड टू फ्लैश पॉइंट का पार्ट 1 एंड हो जाता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि सेंट्रल सिटी में कुछ मर्डर्स हो रहे हैं और कुछ लोग बूढ़े होकर मर रहे हैं और बैरी एलन इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। आखिर ये मर्डर कौन कर रहा है ये तो अगले पार्ट्स में ही पता लगेगा। सो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगले पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।